हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोटोन द केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम है अजय दैया और आज हम लोग बात करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ईजेड और सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर। देखो, सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर बहुत इजी सा नोमेनक्लेचर होता है। अगर सेम ग्रुप सेम साइड होते हैं तो आप उसको सिस बोलते हो, सेम ग्रुप अपोजिट साइड होते हैं तो आप उसको क्या बोलते हो, ट्रांस बोलते हो। ईजेड नोमेनक्लेचर भी एक टाइप ऑफ नोमेनक्लेचर आता है जिसके अंदर आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिस्टम होता है उसके हर एक टर्मिनल पर जब दो अलग अलग ग्रुप्स लगे होते हैं, ठीक है, तो अगर ये चारों के चारों ग्रुप्स अगर अलग अलग होंगे तो वहाँ हम लोग सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर वहाँ हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम एक दूसरे टाइप का नोमेनक्लेचर हम लोगों ने डराइव करा है जो है हमारे पास में ईजेड नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो आज हम उसी को देखने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ हम ईजेड नोमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे। क्लियर है। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का फर्स्ट केस डिस्कस करा था जिसमें जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है उसकी वजह से जीआई किस तरीके से होती है वो हम लोग देख चुके हैं। क्लियर है। तो अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ पहले जाकर के वीडियो देख लें जिससे कि आपको ईजेड नोमेनक्लेचर जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आया कि नहीं है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं ईजेड नोमेनक्लेचर। क्लियर है क्या। तो है हमारे पास में ई जेड नोमेनक्लेचर। अब देखो, ईजेड नोमेनक्लेचर का अगर आप बात करूँ रूल्स, तो कुछ रूल्स होते हैं, है ना, आपको वो रूल्स फॉलो करने होते हैं। मैं आपको डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट जो रूल्स हैं जो कि बुकिश लैंग्वेज से लिखी जाती है वैसा हम लोग नहीं लिखेंगे। आप लोग कुछ एक पॉइंट्स को याद रखना है, बाकी सब जगह आप लोग ईजेड नोमेनक्लेचर जो है वो लिख सकते हो। बहुत सिंपल होता है। बहुत बार क्या होता है कि हम जब बुक्स पढ़ रहे होते हैं या फिर मॉड्यूल्स या जो भी आपका स्टडी मटेरियल होता है आप लोग पढ़ रहे होते हैं तो उसमें बहुत सिस्टमेटिक या बोल सकते हो कि मतलब टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ करी जाती है, तो हम लोग वो रूल्स अच्छे से क्या नहीं कर पाते हैं, यूज़ नहीं कर पाते। तो मैं आपको एक सिंपल तरीके से रूल्स को बताऊंगा कि आपको कहाँ कहाँ किस वाले कंपाउंड में कौन सा रूल लगाना है और मैक्सिमम आप कौन से रूल को ध्यान रखेंगे जिससे कि आपका हर एक कंपाउंड में ईजेड नोमेनक्लेचर आराम से यूज़ हो सकता है। वो सब चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहले अगर मैं बात करूँ तो पहले का मैं एग्जाम्पल ले लेते हैं। बिना एग्जाम्पल तो हम किस तरीके से लिखेंगे। तो मान लो आपके पास में एक एग्जाम्पल है, बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। यहाँ पे आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिस्टम, मैंने यहाँ लिख दिया फ्लोरीन, मैंने यहाँ लिख दिया क्लोरीन, मैंने यहाँ लिखा ब्रोमीन और मैंने यहाँ लिख दिया आयोडीन। सही है। ये कुछ इस तरीके से ग्रुप्स लगे हुए हैं। अब आपको क्या पूछा गया, आपको ये बताना है कि ये इसका नोमेनक्लेचर ई है या जेड है। पहले तो आपको ये चेक करना है कि क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो मैंने आपको केस बताया है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्यों? क्योंकि जो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है उसके अगर आप दोनों टर्मिनल को ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ Br और यहाँ आयोडीन यानी दो डिफरेंट ग्रुप, यहाँ फ्लोरीन और यहाँ क्लोरीन यानी दो डिफरेंट ग्रुप आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्लियर है कि ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो शो कर रहा है। अब यहाँ हम लोग सिस और ट्रांस नहीं बता सकते क्योंकि सिस का मीनिंग क्या होता है, सेम ग्रुप सेम साइड। यहाँ कोई भी ग्रुप सेम नहीं है, चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट है। तो अगर सेम नहीं है तो आप लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, आप यहाँ पे ईजेड नोमेनक्लेचर लिखेंगे। अब पहला रूल जो आता है वो मैक्सिमम आपको ईजेड नोमेनक्लेचर बना करके दे सकता है। आपको यही याद रखना है। कुछ ऐसे केस आएंगे जहां हम लोग इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो मैं आपको दूसरा रूल बताऊंगा। तो पहला आपको रूल जो याद रखना है, इसको हम लोग CIP रूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CIP रूल। CIP यानी कान, इलगोल्ड एंड प्रिलोग। ये तीन साइंटिस्ट थे। इन तीन साइंटिस्ट ने मिलकर के ये कुछ रूल्स बनाए हैं, इनको आपको याद करने हैं। क्लियर? और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे सब अपने आप याद होते जाएंगे। तो देखो, सबसे पहला जो रूल बताया गया कि जब भी आप लोग यहाँ हम लोग क्या करेंगे, जो दो डिफरेंट ग्रुप होते हैं हर एक टर्मिनल पर वहाँ हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्रायोरिटी को डिसाइड करते हैं, यानी फर्स्ट प्रायोरिटी और सेकंड प्रायोरिटी। अब सोच के देखो, मैंने यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड प्रायोरिटी लिखी, मैंने यहाँ पे भी फर्स्ट एंड सेकंड प्रायोरिटी लिखी, तो हमारे पास में दो सेम प्रायोरिटी तो आ सकती है। सिमिलर हम दो सेम प्रायोरिटी को अगर वो सेम साइड है या फिर अपोजिट साइड है उसको देख करके हम ई और जेड असाइन करते हैं। अब ध्यान से सुनना सभी लोग, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले हम लोग ये दो ग्रुप जो हैं इनमें हम लोग क्या करते हैं, प्रायोरिटी को असाइन करते हैं। प्रायोरिटी असाइन करने के लिए आप लोग सबसे पहला जो है रूल यूज़ करेंगे वो है एटॉमिक मास का। आपको पता है कि फ्लोरीन और क्लोरीन में दोनों में से अगर आप देखो तो क्लोरीन का मास ज़्यादा होता है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी आ गई। फर्स्ट अगर ये है तो सेकेंड अपने आप ये होगा। आपको पता है कि आयोडीन का मास जो होता है वो ब्रोमीन से ज़्यादा होता है। देखो, फर्स्ट प्रायोरिटी सेम साइड आ रही है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, ई होगा कि जेड होगा, तो आप लोग क्या ध्यान रखेंगे, देखो ई का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट। ठीक है।
और Z का मतलब क्या होता है, Z का मतलब होता है सेम, है ना, सेम साइड। तो E का मतलब तो अपोजिट हो गया, Z का मतलब सेम साइड हो गया। अगर सेम प्रायोरिटी सेम साइड है तो आप इसको क्या लिखोगे, Z लिखोगे। क्लियर है क्या? तो बस बहुत सिंपल तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर लिया है, यहाँ हम लोगों ने E और Z लिख लिया है, यानी ये क्या होगा, ये Z होगा। अगर आपको इसका E बनाना है तो बताओ क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट प्रायोरिटी को आपको यहाँ लेके आना पड़ेगा, यानी फ्लोरीन का बॉन्ड तोड़ के Cl की जगह, यानी Cl की जगह आपको लगाना होगा, Cl को तोड़ करके फ्लोरीन की जगह लगाना है। क्लियर है? चलो और एग्जाम्पल्स हम लोग करते हैं, आप लोग ध्यान से देखेंगे। ये फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल मैं आपके सामने इस तरीके से लिख रहा हूँ, देखो यहाँ मैंने मान लो लिख दिया, मैंने यहाँ हाइड्रोजन लिखा, मैंने यहाँ ड्यूटेरियम लिखा, मैंने यहाँ मान लो कुछ CH3 लिखा, और मैंने यहाँ कुछ मान लो सपोज करो कि मैंने यहाँ पे फ्लोरीन लिख दिया। ठीक है, अब आप लोग ध्यान से देखें, अगर आप देखो तो इसमें भी आप सिस ट्रांस नहीं लिख सकते। तो अगर आप देखो यहाँ प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, तो एटॉमिक मास की अगर आप बात करो तो एटॉमिक मास डी क्या होता है बताओ, ड्यूटेरियम, तो ड्यूटेरियम का ज़्यादा होता है। अब अगर आप इसमें देखें ध्यान से तो फ्लोरीन और CH3 में से कार्बन, फर्स्ट एटम ये कार्बन है जो कि डायरेक्टली अटैच्ड है सिस्टम से, यहाँ फ्लोरीन है, तो बताओ किसका मास ज़्यादा, फ्लोरीन का मास ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू कार्बन। तो आप यहाँ पे प्रायोरिटी इसको देंगे फर्स्ट, और अगर आप जैसे इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे बताओ क्या बन जाएगा, जल्दी से बताएं, ये बन जाएगा आपका E, है ना। E जो होता है वो अपोजिट साइड होता है, और ये जो Z होता है वो होता है सेम साइड। इसी तरीके से हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और मान लो आपको यहाँ CH3 दिया गया, यहाँ CD3 दिया गया, और मान लो यहाँ आपको दिया गया सपोज करो कि CH2 CH3 दिया गया, और यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको क्या दिया गया, CH3 दिया गया। क्लियर है क्या? अब सुनना सभी लोग ध्यान से, यहाँ पे क्या होता है कि एक लाइन से जो एक रूल है वहाँ उतने से काम होता नहीं है। तो आप क्या करते हो, पहले रूल्स रटना स्टार्ट करते हो, रूल्स के साथ साथ एग्जाम्पल्स करोगे तो आपको क्या है कि उस रूल का एप्लीकेशन पता चलता रहेगा कि आपको यूज़ कहाँ करना है। समझ में आ रहा है? तो अब देखो ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से सुनेंगे कि किस तरीके से इसका EZ असाइन करा जा सकता है। पहले आप यहाँ पे देखो जो फर्स्ट एटम होता है जो कि डायरेक्टली अटैच्ड होता है उस रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम या जो GI सिस्टम होता है, देखो ये दोनों सेम है ना, इसमें भी कार्बन है और इसमें भी कार्बन है। क्या आपको बात समझ में आ रही? यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन। अब आप एटॉमिक वेट को देखेंगे तो इसका भी एटॉमिक वेट सेम है, इसका भी एटॉमिक वेट सेम है। तो फिर हम क्या करेंगे, तो अगर मान लो जो फर्स्ट एटम है वो कॉमन हो जाता है तो आप सेकंड एटम की तरफ जाएंगे, सेकंड एटम अगर सेम होता है तो आप थर्ड एटम की तरफ जाएंगे, और अगर थर्ड एटम सेम हो जाता है तो आप फोर्थ की तरफ जाएंगे, फोर्थ सेम है तो फिफ्थ की तरफ जाएंगे। क्लियर है? तो बस आगे आगे जाते रहना है और आपको मिलता रहेगा। यहाँ कार्बन कार्बन तो सेम है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ ड्यूटेरियम है, बताओ किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा, ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास ज़्यादा होता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये होगी। अब देखो ध्यान से, यहाँ मैंने सिर्फ और सिर्फ CH3 लिखा हुआ है, जबकि यहाँ देखो CH2 CH3 लिखा है। बताओ क्या होगा, देखो फर्स्ट एटम कार्बन, इसमें भी कार्बन, इसका सेकंड एटम क्या होगा, हाइड्रोजन, इसका सेकंड एटम भी क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, इसका थर्ड एटम क्या होगा, हाइड्रोजन, इसका भी थर्ड एटम क्या होगा, हाइड्रोजन, लेकिन इसका फोर्थ एटम कार्बन है, इसका फोर्थ एटम कौन है, अभी भी हाइड्रोजन है। तो बताओ किसकी प्रायोरिटी जाएगी, इसकी प्रायोरिटी। तो बताओ E होगा कि Z होगा, तो बहुत ही सिंपल, दोनों सेम साइड है तो आप क्या बोल दोगे, Z बोल दोगे। सही है क्या? तो बहुत सिंपल तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, ये है अपना Z। बताओ फोर्थ एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और मैंने मान लो यहाँ लिख दिया कुछ इस तरीके से, सपोज करो CH3 CH मान लो सॉरी इसको ऐसे लिखो CH2 CH3, सही है। और मैंने यहाँ लिख दिया सपोज करो CH2 Cl, ठीक है। और मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ लिख दिया, मान लो यहाँ मैंने लिख दिया NH3, ये NH2 लिख दिया, ठीक है। और यहाँ मैंने लिख दिया OH। बताओ इसके लिए आप लोग E और Z कैसे असाइन करोगे, तो बहुत सिंपल है, प्रायोरिटी डिसाइड करो। पहले इसकी प्रायोरिटी डिसाइड कर लो ऑक्सीजन का, क्योंकि दोनों एटम अलग अलग है तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। इसमें देखो पहला सेम है, अगला देखेंगे अगला भी सेम है तो उसका अगला देखेंगे, उसका अगला भी सेम है तो उसके भी अगला देखेंगे, सही है। यहाँ देखो Cl आएगा जबकि यहाँ पे क्लोरीन आएगा, सही है क्या। यहाँ Cl सॉरी यहाँ कार्बन आएगा, नॉट क्लोरीन, ठीक है। यहाँ Cl यानी क्लोरीन आएगा, यहाँ कार्बन आएगा, तो दोनों अलग अलग है। इसका मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी जाएगी बताओ, Cl वाले की। CH2 Cl यहाँ पे आपको मिलेगा। क्लियर है आपको। अब अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें
तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट जा रहे हैं, अगर ऑपोजिट जाएंगे तो बताओ क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा तरीका। और एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं, देखो और एग्जांपल्स हमारे पास में क्या हो सकते हैं। 5th नंबर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने दूं तो देखो कुछ इस तरीके से हो सकता है। अब हम थोड़ा और अच्छा एग्जांपल जो है वो लिख लेते हैं। मान लो कि मैंने यहाँ लिखा CN और मान लो कि मैंने यहाँ लिखा सपोज करो CH2NH3, ठीक है क्या। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने यहाँ लिखा मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये एक काम करो, चलो यहाँ एक बार एक काम करो, यहाँ लिख दो आप लोग CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर यहाँ CH आएगा। और यहाँ हम लोगों ने लिख दिया, एक और एग्जांपल बनाया जा सकता है, सब कुछ भी लिख दो यहाँ पे। मान लो कि मैंने यहाँ पे वापस से OH लिख दिया और मैंने यहाँ पे लिख दिया OCH3, ठीक है। अब देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो ये किस तरीके से बनाया जा सकता है, तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है। पहले तो आप इसमें देख लो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेम है, अगला चेक करो, अगला कार्बन अगला हाइड्रोजन, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। इसमें कार्बन इसमें कार्बन अगला नाइट्रोजन अगला हाइड्रोजन, ऐसा नहीं करेंगे आप लोग। अगर आप CN को देखेंगे ध्यान से तो C और N यानी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है। इसमें देखो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जब भी अगर आपके पास में मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं तो मल्टीपल बॉन्ड में आप लोग क्या करेंगे, आप इसको ये कंसिडर करेंगे हाइपोथेटिकली कि ये 3 कार्बन से कनेक्टेड होगा, सही है क्या। सॉरी अभी तो नाइट्रोजन है तो ये 3 नाइट्रोजन से कनेक्टेड होगा, समझ में आया कि नहीं है। तो हाइपोथेटिकली ये क्या होगा, 3 नाइट्रोजन के साथ में कनेक्टेड होगा। अब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो देखो एक नाइट्रोजन तो पहले से ही था, तो ये नाइट्रोजन तो रियल नाइट्रोजन है, ये क्या है भाई, ये रियल है, और ये है आपके पास में हाइपोथेटिकल। क्लियर है क्या, ये है आपके पास हाइपोथेटिकल। तो आप हाइपोथेटिकली इनको अज्यूम करेंगे और ये भी आगे किससे जुड़ेंगे, ये भी आगे कार्बन से जुड़ेंगे। तो देखो इसमें कार्बन के जस्ट अगला कौन आ रहा है, नाइट्रोजन आ रहा है, जबकि इसमें कार्बन के जस्ट अगला कौन आ रहा है, हाइड्रोजन या फिर कार्बन आ रहा होगा। तो बहुत ही सिंपल है, इसकी प्रायोरिटी फर्स्ट चली जाएगी। दोनों सेम प्रायोरिटी पर आए तो बताओ क्या होगा, दोनों सेम साइड है तो यानी कि सेम साइड है तो Z होगा। सुनना, अगर आपके पास मल्टीपल बॉन्ड्स आते हैं तो मल्टीपल बॉन्ड को आप ये मानेंगे, अगर डबल बॉन्ड है तो वो 2 से जुड़ा होगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 से जुड़ा होगा। क्लियर। एक एग्जाम्पल और करते हैं हम लोग। 6 नंबर एग्जाम्पल में आपको कुछ इस तरीके से दे रहा हूँ। मान लो कि मैंने यहाँ लिखा C ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ आपके पास में है CH। मैंने यहाँ लिखा CH डबल बॉन्ड, फिर यहाँ मैंने लिख दिया CH2। मैंने मान लो यहाँ पे लिख दिया कुछ इस तरीके से, और भी कोई फंक्शनल ग्रुप अगर हम लिखें तो मान लो कि मैंने यहाँ लिख दिया कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ लिख दिया मैंने CH3, और मैंने यहाँ लिख दिया सपोज करो Cl, ठीक है। अब अगर आपको इसमें प्रायोरिटी चेक करनी है तो ये आपका सिस्टम है जो कि GI शो कर रहा होगा। देखो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ डबल बॉन्ड है। इस ट्रिपल बॉन्ड का सिंपल सा मीनिंग क्या होगा कि ये एक कार्बन 3 कार्बन से कनेक्टेड है, 2 हाइपोथेटिकल होंगे, 1 रियल होगा, फिर ये आगे इस तरीके से कनेक्टेड होगा, सही है क्या। इसको भी आगे आप किससे कनेक्ट कर सकते हो, कार्बन से कनेक्ट, फिर इसमें हाइड्रोजन आ जाएंगे। और अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपके पास में डबल बॉन्ड है तो ये 2 से कनेक्ट होगा, फिर 1 हाइड्रोजन आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, थर्ड यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। आप इसको देखो, अब अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है तो क्या इसमें भी ऐसा सिस्टम होता है, बिल्कुल ऐसा सिस्टम इसमें भी होगा कि ये कार्बन जो है ये इस तरीके से ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड होगा, तो 2 आपके पास में ऑक्सीजन होंगे। तो एक तो पहले से था, एक आपको हाइपोथेटिकली कंसीडर करना है, तो टोटल कितने ऑक्सीजन हो गए, 2। लेकिन यहाँ पे Cl है और यहाँ पे कार्बन है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो इसी को जाएगी क्योंकि Cl का एटॉमिक मास ज़्यादा होता है। तो बताओ सेम साइड है तो आप लोग इसको क्या लिखोगे, इसको लिख देंगे Z, ये फिर से Z आ गया। तो आप क्या करो, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो सब चीज़ें समझ में आएगी आपको, ठीक है। ये कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है इनको निकालना। जैसे एक एग्जांपल हम और लेते हैं, 7th नंबर एग्जांपल। मान लो कि मैंने आपको कुछ इस तरीके से लिखा, यहाँ डबल यहाँ डबल यहाँ डबल। क्या ये तीनों के तीनों जो डबल बॉन्ड है ये GI शो कर रहे होंगे, ये बिल्कुल सिंपल तरीके से GI शो करेंगे। अब आपको ये बताना है कि ये देखो यहाँ हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ हाइड्रोजन निकलेगा, 1 हाइड्रोजन ऊपर जाएगा, 1 हाइड्रोजन ऊपर जाएगा, इधर भी 1 हाइड्रोजन इधर आएगा, इधर भी 1 हाइड्रोजन इधर आएगा, सही है। अब आपको ये बताना है कि ये तीनों इनके Z और E दोनों में से कौन सा हो सकता है। अगर आप इस वाले डबल बॉन्ड को कंसीडर करते हो तो देखो सेम प्रायोरिटी सेम साइड है, फर्स्ट प्रायोरिटी, तो क्या होगा बताओ, Z। वापस सेम है, यहाँ पे भी क्या होगा, फर्स्ट प्रायोरिटी सेम साइड है। भाई देखो ये कार्बन और ये कार्बन, इनमें आप लोग प्रायोरिटी देंगे,
तो हाइड्रोजन की तो सिंपल सी बात है सेकंड प्रायोरिटी आने वाली, इसमें भी सेकंड प्रायोरिटी आने वाली, ये भी Z होगा और ये बताओ ये भी क्या होगा, Z होगा। इसी तरीके से हम 8th एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लो कि मैंने कुछ ऐसा लिखा, सपोज ऐसा लिख दिया मैंने, है ना, ये बहुत ही सिंपल है, आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं होगी। मान लो मैंने यहाँ लिखा, अब आपको बताना है कि ये जो मॉलिक्यूल है इसकी बॉन्डिंग थोड़ी अच्छे से कर लेना ताकि कॉर्नर से बनेगा। हाँ, अब अगर आपको ये बोला गया कि इसमें बताना है ये है कि Z है, तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ से ऊपर एक हाइड्रोजन जाएगा, एक हाइड्रोजन नीचे की तरफ आएगा, सही है। तो ये क्या होगा बताओ, ये अपने पास में, क्योंकि सेम प्रायोरिटी एक दूसरे के अपोजिट जा रही है, एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे की तरफ जा रहा है, तो यानी कि ये E हो जाएगा, सही है। इसका आप Z भी बना सकते हो। तो ये इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। 9th नंबर एग्जाम्पल मैं आपसे लूँ, आपको दूँ तो ये कुछ इस तरीके से हो सकता है। सपोज मैंने यहाँ लिखा COOH, मैंने यहाँ लिखा COOH, तो बताओ ये सिस है या ट्रांस है। तो देखो सेम ग्रुप्स एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं, तो ये ट्रांस होगा, ये तो क्लियर है। बताओ ये E होगा कि Z होगा। अगर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप बनाओगे तो एक हाइड्रोजन आएगा, एक हाइड्रोजन इधर आएगा, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं, तो बताओ E होगा कि Z होगा। बहुत ही सिंपल तरीका, ये E होंगे, है ना, E होगा। ध्यान रखना इस मॉलिक्यूल का एक नाम होता है, फ्यूमेरिक एसिड इसका नाम होता है। क्या नाम होता है इसका, फ्यूमेरिक एसिड। इसका एक नाम और, मतलब इसी की एक स्ट्रक्चर और होती है। अभी तो ये ट्रांस है, इसी का अगर आप सिस फॉर्म कंसिडर करते हो तो मैलिक एसिड इसका नाम होता है ना, मैलिक एसिड। तो मैं लिख देता हूँ अगर आपको देखना तो। 10th नंबर एग्जाम्पल आप इस तरीके से कंसिडर कर सकते हो कि मान लो आपने ये इस तरीके से लिखा, यहाँ COOH, यहाँ COOH, और ये कुछ इस तरीके से आ गया। बताओ ये क्या होगा, ये सिस होगा, तो ये होता है मैलिक एसिड। क्लियर है। तो ये आप इस तरीके से कर सकते हो। एक एग्जांपल हम और ले सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया, मान लो यहाँ मैंने लिखा है ऑक्सीजन, और मान लो कि मैंने यहाँ लिख दिया कुछ इस तरीके का, और मैंने यहाँ लिख दिया है कुछ इस तरीके से, इसको आप 3 मेंबर की बना लो, और एक काम करो इसको 6 मेंबर की बना लो आप लोग, तो ज़्यादा सही रहेगा। और यहाँ कर दो ऑक्सीजन, और इसको नंबर हटा देते हैं एक बार, और यहाँ आप लोग कर लो 4 मेंबर की, ठीक है। और यहाँ आपके पास में 11। हाँ, तो देखो आपको क्या करना है, अब ऐसा का मॉलिक्यूल लेते हैं। अब इस मॉलिक्यूल में प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करेंगे, तो बहुत सिंपल है प्रायोरिटी डिसाइड करना। आप पहले इनमें देख लो, सही है, या चलो पहले हम इनमें देख लेते हैं। इनमें क्या होगा, देखो ये रिंग कनेक्टेड है ना आपकी बार। अब इस रिंग के अंदर आप लोग क्या करेंगे, 2 चक्कर लगाएंगे। अगर आप इस साइड से चक्कर लगा रहे हो तो यहाँ क्या मिल रहा है, कार्बन। अगर देखो इसमें कार्बन, इसमें भी कार्बन, इसमें इधर से ऑक्सीजन आ रहा है, जबकि इसमें इधर से क्या है, कार्बन आ रहा है। यानी इसमें ऑक्सीजन लेट आ रहा है, इसमें ऑक्सीजन पहले ही आ रहा है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको आएगी। आप साइज को देख करके आंसर नहीं करेंगे कि यहाँ 4 मेंबर की रहेंगे तो ये ज़्यादा होना चाहिए, ये 3 मेंबर की रहेंगे तो यहाँ पे कम होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं करेंगे आप लोग। अब इसमें चेक करो, इसमें अगर आप रोटेशन लगाओगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन आ रहा है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन आ रहा है, लेकिन आप इस साइड से देखो, इसमें कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, इसमें एक और एक्स्ट्रा कार्बन आएगा, जबकि इसमें डायरेक्ट क्या आ गया, ऑक्सीजन। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको। अच्छा, ये भी कंक्लूजन नहीं निकालेंगे आप लोग कि अगर रिंग का साइज कम है तो उसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। तो ये दोनों कंक्लूजन आप नहीं निकालेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपको यही अरेंजमेंट देखने को मिले। इसमें अरेंजमेंट अगर मैं चेंज कर दूं तो जो आपका आंसर होगा वो भी चेंज हो सकता है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी एक दूसरे के अपोजिट जा रही है, तो बताओ क्या होगा, ये एक दूसरे के ई हो जाएंगे। क्लियर है। तो इस तरीके से आप जो है वो बहुत सिंपल तरीके से ईजेड नोमेनक्लेचर जो है वो असाइन कर सकते हो। इसके अलावा मेरे हिसाब से ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल नहीं बचेगा जिसका आप ईजेड नोमेनक्लेचर नहीं लिख सकते। बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है ईजेड नोमेनक्लेचर लिखने का। मैं आपको एक एग्जांपल और दे सकता हूँ, 12 एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, हमारे पास में एग्जांपल है सपोज कुछ इस तरीके का, या हम लोगों ने ये पहले ही कर लिया, हम इसको हटा देते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि आपको एग्जांपल दिया गया कुछ इस तरीके से, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिखा है, और मान लो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया COOH, और मैंने लिख दिया यहाँ पे CHO, और यहाँ लिखा हुआ है
सपोज करो SO3H और यहाँ लिखा हुआ है, मान लो कि आपको लिखा हुआ मिल रहा है SH, ठीक है। तो आपको इसको खुद को सॉल्व करके इसका E और Z जो है वो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है EZ नोमेनक्लेचर का साइन करना, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होता है। देखो मैंने आपको रूल्स भी नहीं बताए और आप डायरेक्ट जो है वो नाम लिखना सीखे। तो रूल्स जो है वो आपको इतना ज़्यादा फोकसली याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस वो रूल्स को आपको अप्लाई करना आना चाहिए। जैसे कि पहला रूल जो होता है वो एटॉमिक मास का होता है, आपको एटॉमिक मास चेक करना है। अगर मान लो जो अटैच्ड एटम है, फर्स्ट अटैच्ड एटम सिमिलर होता है तो आप क्या करेंगे, सेकंड वाले की तरफ जाएंगे। अगर सेकंड भी सिमिलर है तो आप थर्ड वाले की तरफ जाएंगे, थर्ड भी सिमिलर है तो फोर्थ। अब मान लो कि अगर आपके पास में मल्टीपल बॉन्डेड सिस्टम है, मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप्स हैं, तो उसमें क्या करोगे, अगर किसी में ट्रिपल बॉन्ड है तो आप उसको 3 बार काउंट करेंगे, डबल बॉन्ड है तो आप उसको 2 बार काउंट करेंगे। क्लियर है? तो बहुत सिंपल सा हो गया। अगर मान लो आपके पास में ऐसा कुछ सिस्टम दिया हुआ है तो उसमें आप लोग क्या करेंगे, यानी रिंग अटैच करी हुई है तो आप क्या करेंगे, रिंग को चेक करेंगे। रिंग में दोनों साइड से चक्कर लगाएंगे, ठीक है। और दोनों साइड से चक्कर लगाने पर आपको पता चल जाएगा, अगर जिसमें जो भी दूसरा हेटेरोएटम है वो जल्दी आ रहा है तो उसको आप लोग फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। मान लो हेटेरोएटम नहीं होता, मैं डायरेक्ट रिंग दे देता तो उसमें नंबर ऑफ कार्बन आ जाते हैं, किसी में 5 कार्बन है तो उसमें तो बड़े वाली रिंग को ही हम लोग क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। सही है? तो बहुत सिंपल तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, EZ नोमेनक्लेचर लिख सकते हो। अगर फिर भी आपको किसी मॉलिक्यूल में EZ नोमेनक्लेचर लिखने में दिक्कत आती है तो आप हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हो, मैं उसका आपको EZ नोमेनक्लेचर बता दूंगा। बाकी मेरे हिसाब से अगर आप लोग और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ये सब चीज़ों को वापस ध्यान से देखेंगे तो आपको 1% भी डाउट नहीं रहेगा कि EZ किस तरीके से लिखा जाता है। बहुत सिंपल सा तरीका होता है। और ध्यान रखना, आजकल जो है IUPAC के अंदर भी EZ को अटैच करके पूछा जाता है। जैसे मान लो कि मैंने बहुत बार ये क्वेश्चन देखा है और एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपको क्या दिया होगा, एक मॉलिक्यूल दिया होगा, उस मॉलिक्यूल का आपको IUPAC नेम पूछा जाएगा। अब IUPAC नेम सबका सेम है, लेकिन जो उसमें डबल बॉन्ड लगे हुए हैं या जो आपके पास में सिस्टम है जो कि GI शो कर रहा है, जहां हम EZ नोमेनक्लेचर लिख सकते हैं, वहाँ पे क्या करेगा, आपसे E और Z के बारे में पूछेगा। तो IUPAC नेम तो सबका ही सेम है, लेकिन अगर आपको EZ नोमेनक्लेचर नहीं लिखना आ रहा है तो फिर वहाँ आप लोग फंस सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको इस वाले मॉलिक्यूल का नाम पूछा या फिर मैंने आपको इस वाले मॉलिक्यूल का नाम पूछा, ठीक है। तो देखो यहाँ से नंबरिंग करेंगे आप लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से, है ना। तो मैंने आपसे पूछा कि 1 2 3 और 4 कार्बन पर जो डबल बॉन्ड लगा होगा कि उसका कॉन्फ़िगरेशन Z है कि E है, तो ये आपको निकालना आना चाहिए। तो आजकल ध्यान रखना, IUPAC नोमेनक्लेचर में भी EZ पूछा जाता है। सिस ट्रांस तो पहले भी पूछा जाता था और इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको इसके बाद EZ में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं अपना डाउट, आपको इंस्टेंट जो है वो अपना सॉल्यूशन मिलेगा उसका। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर के नेक्स्ट केस को, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे साइक्लिक रिंग किस तरीके से ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कर सकती है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।